The Toyota Fortuner Sigma is a powerhouse of performance and style. With its bold design, rugged build, and a turbocharged diesel engine, it's built to dominate both on and off the road. Inside, it offers premium comfort. The Fortuner Sigma is the ultimate SUV for those who demand power and luxury. Let's explore its key features. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 2.8 डीजल टर्बोचार्ज 2022 मॉडल। फॉर्च्यूनर वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है मेरी अपनी खूबसूरत लुक्स और पावरफुल इंजन की वजह से। इसमें जो इंजन आता है 2800 डीजल, ये बहुत ही पावरफुल है और साथ साथ ये एवरेज भी अच्छी देता है और रिलायबल भी काफ़ी है, और इसी वजह से ये इंजन और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी और बाकी भी दुनिया में। रीसेल वैल्यू भी इस गाड़ी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। कंफर्ट के लिहाज से ये गाड़ी कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है, बट स्टिल इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये गाड़ी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसमें 3 मेन वर्जन आते हैं, बड़े दोनों वर्जन का रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ये गाड़ी मिडिल में आती है। इसमें छोटे वर्जन भी आते हैं 2.7 पेट्रोल वाले। ये सब चीज़ें मैं डिटेल में कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो वो है इसकी प्राइस। इसकी डिमांड 1,65,00,000 है और ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car। लेकिन अगर आपने रिव्यू यहाँ तक देख लिया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं रोज ही इस तरह की ऐसे काफ़ी सारे लग्जरियस गाड़ियों की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो ये इसका फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जो कि 2021 के बाद आना शुरू हुआ था। 21 से पहले ये गाड़ी पुरानी शेप में आती थी, वो लुक भी अच्छी थी, ये लुक ज़्यादा बेहतर है। और फिर अपने टाइम पे गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वर्जन थी। इसके बाद 2 और वर्जन आए, एक 22 में और फिर एक 23 में। 22 में लेजेंडर आया, 23 में GR स्पोर्ट आया। वो दोनों ही लुक्स के लिहाज से काफ़ी एग्रेसिव हैं, बट इसकी भी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। अगर बात की जाए फीचर्स की, तो इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर वगैरह दिए गए हैं, हेडलाइट्स की बाइजोन वाली है, DRL भी दी गई है इसमें, और फॉग लैंप भी इसके LED में है। पहले भी ये सब ऐसा ही था, लेकिन जैसे इसकी लुक को रिफाइन किया गया। लेजेंडर में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई थी और GR में भी, वो मैंने कवर की है डिफरेंट रिव्यूज़ में, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। बाकी ये गाड़ी डीजल है और डीजल गाड़ी काफ़ी ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करती है और डर्टी होती है। डर्टी इस तरह से कि इसका धुआं आपको काफ़ी ज़्यादा फील होगा, और बैक पे आप एक निशान देख रहे होंगे, यही बेसिकली इसी गाड़ी ने फेंका है। तो पोल्यूशन के लिहाज से डीजल इंजन बहुत ज़्यादा डर्टी होते हैं, बट ये गाड़ी क्योंकि आपको एवरेज अच्छी देती है और इसके अलावा इसकी पावर ज़्यादा है, तो पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से भी डिसेंट है और फीचर्स के लिहाज से भी इक्विप्ड है। इक्विप्ड इस तरह से कि इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है और में ऑटो वाला फीचर भी आता है। लॉक अनलॉक करने पे ये ऑटोमेटिकली फोल्ड और अनफोल्ड होंगे इस तरह से। फिर इनके नीचे पडल लैंप्स भी दिए गए हैं, लेकिन इनमें एक चीज़ मिसिंग है और वो है 360 कैमरास। अगर आ जाते इस कैटेगरी में तो बेहतर था, बट नहीं दिए गए। इससे काफ़ी सस्ती गाड़ी जैक T9 वो 360 कैमरास ऑफर कर रही है, बट टोयोटा इवन प्राडो में भी नहीं देता, हर गाड़ी के अंदर, कुछ गाड़ियों में आते हैं। बाकी साइज़ के लिहाज से ये प्रॉपर एक SUV है और इसमें रिम भी 18 इंचेस का है। टायर डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है जो कि मोस्टली गाड़ियों में आता है। एग्जैक्ट डिटेल्स में कवर करूंगा आगे जाकर इस रिव्यू में। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अपनी कैटेगरी में ये गाड़ी ओनली किंग है। या तो SUV इससे बड़ी हैं या फिर इससे छोटी हैं। छोटी SUVs हैवल S6 HEV सेंटा फे वगैरह हैं, बड़ी SUVs प्राडो या लैंड क्रूजर्स हैं, बट इस कैटेगरी में और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप सोचें भी तो मेरे ख्याल से कोई माइंड में नहीं आएगी, और यही वजह है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अपने साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी इंजन बड़ा ऑफर करती है। तभी 2.8 वाली गाड़ी आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ये गाड़ी है भी पार्शियल 4x4, यानी कि आप इसको 4x4 और 4x2 पे स्विच कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे वियर्ड है और वो ये है कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एंट्री के लिए कोई हैंडल नहीं दिया गया। मैं बैक से जाकर दिखाऊंगा आपको। और बाकी इसके अलावा हाइट के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। सनरूफ, पैनोरामिक रूफ ये कुछ भी ऑफर नहीं करती किसी भी वर्जन में पूरी दुनिया में। सनरूफ सिर्फ आपको प्राडो से ऑनवर्ड्स मिलना शुरू होगी, प्राडो से नीचे कोई सनरूफ वगैरह नहीं आती, और उसकी वजह यह है कि अगर इसमें सनरूफ आ गई तो प्राडो में कौन लेगा। और जहाँ तक बात है एंट्री एग्जिट की, तो इस गाड़ी में एक चीज़ बहुत वियर्ड है, वो ये है कि इसमें यहाँ पे कोई ग्रैब हैंडल नहीं है। ग्रैब हैंडल प्राडो, V8 इवन रीवो में भी आता है जो कि इससे छोटी कैटेगरी है और उसको पकड़ कर चढ़ने में काफ़ी आसानी होती है, बट इसमें नहीं दिया गया। आई एम नॉट श्योर वाई। ये गाड़ी ऊंची है, एंट्रेंस इसमें थोड़ी सी तंग है, लेकिन भी बाद आपको थोड़ा सा जब आइडिया हो जाएगा इसमें बैठेंगे तो फिर आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। बट अगर यहाँ ग्रैब हैंडल होता तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। मोस्टली लोग जो SUVs भी यूज़ करते हैं वो भी ग्रैब हैंडल को पकड़ के एंटर हो रहे होते हैं। फ्रंट पे दिए गए हैं, बैक पे नहीं है।
बाकी इसके अलावा क्वार्टर क्लास में अच्छे खासे मैसेज दिए गए हैं। बैक पे जो है इसकी क्रोम की कटर लाइन है, ये भी लुक्स के लिहाज से डिस्टिंक्टिव है। ये फॉर्च्यूनर की चाबी बनी हुई आती है और ये फॉर्च्यूनर की सिग्नेचर लाइन है बेसिकली, जो बैक पे आकर थिक होती है और फिर नीचे की तरफ जाती है। इसके अलावा इसमें ये काफी लाइट्स और फेंडर्स दिए गए हैं जो कि लुक्स को बेहतर बना रहे हैं। ऊपर इसमें रूफ रेल्स आती हैं और शार्क फिन एंटीना भी आता है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रियर एंड की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट तो है, लेकिन कंपैरेटिवली GR और लेजेंडर से कम एग्रेसिव है, बट ऑब्वियसली प्राइस के लिहाज से भी उनसे कम है। बम्पर्स पे काफी सिंपल सा है, जबकि लेजेंडर के रिफ्लेक्टर थोड़े से डिफरेंट आते हैं। फीचर्स इनमें बैक पे बराबर ही हैं। इसमें बैक पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और इसके अलावा टेलगेट भी इस गाड़ी का पावर्ड आता है। GR वगैरह में जस्ट ये जो फ्रिल है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। टेल लाइट्स ऐसी ही होती हैं और ये टेल लाइट्स फेसलिफ्ट के बाद आई थी, जो कि लुक्स के लिहाज से बहुत बेहतर हैं। टेलगेट को अनलॉक करने के लिए रिलीज की फॉब पे भी दिया गया है और यहाँ पे भी दिया गया है। अनलॉक करने पे ये ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अजीब है और वही है कि इसकी जो रेयर बेंचेस हैं, थर्ड रो सीट्स, ये फोल्डेबल तो हैं, लेकिन ये साइड पे इस तरह से फोल्ड होते हैं। ये चीज़ बहुत पहले प्राडो में खत्म हो गई थी। प्राडो 2007-8 के बाद सीट्स सिंकिंग वाली ऑफर करती है, जो कि फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं। नई वाली लैंड क्रूजर में भी अभी साइड पे फोल्ड होती है, बट 2025 में भी फॉर्च्यूनर की सीट्स ऐसी ही आ रही हैं साइड पे फोल्ड होने वाली। इनका ड्रॉबैक ये है कि एक तो ये डिग्गी की साइड्स पे से काफ़ी सारा एरिया ले जाती हैं और अगर आप इनको ओपन करते हैं तो फिर इसमें लेग रूम की खास नहीं बनता, जबकि सिंकिंग वाली सीट्स के अंदर लेग रूम बहुत बेहतर होता है। इनमें बैक पे 2 बच्चे बैठ सकते हैं। एडल्ट्स बैठना चाहे तो बैठ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, काफ़ी फंसे हुए होंगे। लेकिन फीचर्स रेयर पैसेंजर्स के लिए भी ठीक दिए गए हैं। यहाँ पे एयर वेंट्स भी हैं, हुक्स भी हैं, विंडोज़ भी हैं, कप होल्डर भी हैं और चार्जिंग आउटलेट वगैरह भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। बाकी टूल किट इसमें साइड्स पे आती है, ये वाला एरिया नीचे बंद है और इसके अलावा स्पेयर टायर ये गाड़ी यहाँ पे नीचे ऑफर करती है, जो कि आपको बैक से नज़र आएगा। इसके अलावा इसकी सेकंड रो बेंचेस भी फोल्डेबल हैं। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को स्पेशियस तो बना सकते हैं, लेकिन इसकी डिग्गी का लेवल एक नहीं होता। बेसिकली जो सिंकिंग वाली सीट्स होती हैं उनका एक और फायदा ये भी है कि आप उनके फ्रंट सीट को फोल्ड करेंगे तो डिग्गी का पूरा ही लेवल एक हो जाएगा। आप आराम से सामान रख के धकेल सकते हैं। इसमें नहीं धकेल सकते क्योंकि लेवल्स ही अलग अलग हैं। बाकी इसके अलावा आप इसके टेलगेट की हाइट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इसकी हाइट मेरे से ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, नीचे करना चाहता हूँ, तो मैं इसको खुद लेके आऊँगा नीचे यहाँ पे और अब इसके बटन को दबा के रखूँगा तो इसकी हाइट सेट हो गई है। अब जब भी मैं इसको अनलॉक करूंगा तो ये यहीं तक आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब अगर मैं इसकी डिग्गी को अनलॉक करूंगा तो ये इस साइड से ऊपर ही जाएगी जो मैंने सेट की है। इसका बेसिकली यूज़ ये है कि कुछ घरों की छत इतनी ऊंची नहीं होती, तो उन पे ये जाके ऊपर लग सकती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये इसकी नई हाइट सेट कर दी है मैंने। अब ये इससे ऊपर नहीं जाएगी जब भी खुलेगी। रीसेट करने का तरीका ये है कि इसको मैं दोबारा से फुल ओपन करूँगा लाइक दिस। अब ये बटन दबा के रखूँगा तो 4 बीट्स के बाद इसकी हाइट अब रीसेट हो गई है। अब ये दोबारा से उतनी ऊपर जाएगी जितनी इसको जाना चाहिए। बाकी इसके बैक पे ये रेवोल्यूशन वाइपर आता है, ऊपर ये स्पॉइलर वगैरह दिया गया है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो सिग्मा का रूम मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ब्राइट लगता है, क्योंकि ये कैमल ब्राउन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। इससे जो बड़ी ट्रिम्स हैं, लेजेंडर और GR स्पोर्ट, दोनों के इंटीरियर ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में है। लेजेंडर का थोड़ा ज़्यादा बर्गंडी और ब्लैक सा है, GR का थोड़ा ज़्यादा ब्लैक और थोड़ा सा मैरून सा है। बट ये गाड़ी मेरे ख्याल से थोड़ी ब्राइट लगती है, तो अगर मेरी चॉइस पूछी जाए तो वो ये होगी कलर टोन के लिहाज से। लेकिन फीचर्स बाकी गाड़ियों में सारा आते हैं। लेजेंडर में एम्बिएंट लाइटिंग आती है, GR स्पोर्ट का इंटीरियर थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी होता है, बट नॉनदलेस ये इंटीरियर भी डिसेंट है और उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपको डे टू डे यूज़ के लिए चाहिए हो सकती हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो पूरा ही लेदर और वुड के कॉम्बिनेशन में है और इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। बाकी ये स्टीयरिंग मल्टीमीडिया वाला है, क्रूज कंट्रोल भी ये गाड़ी ऑफर करती है। हेडलाइट्स इसमें ऑटोमेटिक है, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। वाइपर इस पे नॉर्मल है, अगर ये रेन सेंसिंग करो तो मेरे ख्याल से बेहतर था। इवन ग्रैंडी में भी आते हैं। मीटर इसका लुक्स के लिहाज से ठीक है, तीनों ही गाड़ियों में डिफरेंट मीटर्स आते हैं। सिग्मा का मीटर थोड़ा ये ब्लू और ग्रे सा है, GR स्पोर्ट का इंटीरियर ब्लैक और रेड सा है और लेजेंडर का इंटीरियर ब्लैक और ग्रे डिफरेंट सा है थोड़ा सा। इसके अलावा अगर बात कीजिए मीटर की हाउसिंग की, तो ये पूरी ही लेदर की फिनिश में है, लेकिन डैशबोर्ड का ऊपर वाला एरिया ये चीप प्लास्टिक का है, जो कि मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। टोयोटा ने यहाँ पे काफ़ी चीप आउट किया है, बट स्टिल ये गाड़ी काफ़ी बिक रही है। और इसके अलावा बाकी एयर वेंट्स वगैरह नॉर्मल दिए गए हैं, ये वाले सारे एरियाज बिल्कुल बेसिक से हैं। जबकि लेजेंडर में यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग आती है, GR स्पोर्ट में नहीं आती। ये मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है। लेजेंडर छोटी ट्रिम होते हुए भी एम्बिएंट लाइटिंग ऑफर करती है, GR में नहीं है। और इस गाड़ी में एक और चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि GR में नहीं आती, और वो है लॉकिंग की साउंड। आप इसे जब लॉक करते हैं तो ये गाड़ी टीट करती है, अनलॉक करने पर टीट टीट करती है। ये चीज़ GR में नहीं आती, ना ही GR फॉर्च्यूनर में, ना ही GR रीवो में। तो उन गाड़ियों में इन चीज़ों पर चीप आउट किया गया है। खैर, इसके अलावा जिसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन है, ये फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब आते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन है, लेकिन शुरू में ये ऐसे नहीं था। बाकी इसके अलावा नीचे इसके 4x4 कंट्रोल्स दिए गए हैं।
कप होल्डर इसमें यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। गियर सिलेक्शन जो है इसमें वो है PRND और स्पोर्ट्स में आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं, यहाँ से भी और पैडल शिफ्टर से भी। बैक पे इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, ऑफ रोडिंग के कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पे डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। हैंड ब्रेक इसमें ट्रेडिशनल ही आती है जो कि आप इस तरह से एंगेज करेंगे। और बाकी इसके अलावा सेंटर कंसोल इसका साइज के लिहाज से डिसेंट है, यहाँ पर छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। सेंटर कंसोल, सीट्स, डोर्स ये सब एक ही कलर कॉम्बिनेशन में है कैमल ब्राउन के, और बाकी ये सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की। डोर्स भी इसके फील के लिहाज से अच्छे हैं। विंडोज में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, इनको सिंगल टैप से रोल डाउन और रोल अप दोनों कर सकते हैं। साइड मिरर भी इसके रिट्रैक्टेबल हैं जो मैं अंदर से फोल्ड कर सकता हूं, और इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं तो वो भी आप ऑब्वियसली इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट जो ऑटोमेटिकली ऑन होती है। सनशेड इस गाड़ी में ये दिया गया है, और इसके अलावा कैमल लाइट्स भी इसकी LED में है। रियरव्यू मिरर इसमें ऑटोनॉमिक फीचर के साथ आता है, और डैशबोर्ड की जो ये कबीज हैं बेसिकली जो ऊपर वाला कंसोल है ये इसका कूल बॉक्स है। इसमें एक ये यहाँ पे एयर वेंट दिया गया है जिसको ओपन करके आप इसके AC की हवा यहाँ पे थ्रो करके अपने ड्रिंक्स को नॉर्मल रख सकते हैं, ठंडा रख सकते हैं। और इसके अलावा बाकी नीचे नॉर्मल कंसोल है। एयरबैग की गाड़ी 3 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में और एक ड्राइवर के नी पे। और अगर बात की जाए इसमें रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो इसमें चढ़ने के लिए आपका हाथ अनइंटेंशनली यहाँ जाएगा जहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। ग्रैब हैंडल यहाँ होना चाहिए था। खैर आप इसमें चढ़ के इस तरह से बैठेंगे। और इसके अलावा बैक पे लेगरूम के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है, और हेडरूम का इसमें कोई खास इशू नहीं है। चौड़ाई के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 लोग आना चाहें तो आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। हेडरेस्ट यहाँ पे 3 दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। फीचर्स भी यहाँ पे अच्छे हैं, इस तरह से कि सेंटर में पावर आउटलेट दिया गया है, नीचे एक 100 वोल्ट का प्रॉपर वॉल सॉकेट टाइप का स्विच दिया गया है, और इसमें एयर वेंट्स भी आते हैं, लेकिन ऊपर यहाँ पे इसमें बैक पे थर्ड जोन दी गई है क्लाइमेट कंट्रोल की, जिसको आप ऑन करके इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कैमल लाइट्स इसमें बैक पे LED में आती हैं। एयर वेंट्स के यहाँ पे भी हैं, बैक पे भी हैं, और इसके अलावा बाकी सेंटर में ये सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कप होल्डर्स भी आते हैं। फिर इसके अलावा सीट बेल्ट भी ये गाड़ी बैक पे ऑफर करती है, और बाकी इसमें RS के पोर्ट्स भी दिए गए हैं। रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं और डोर्स में भी स्पीकर्स आते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इंजन की, तो इस गाड़ी में 2 इंजन ऑफर होते हैं पाकिस्तान में। 2.7 लीटर पेट्रोल डुअल VVTi और फिर 2.8 लीटर टर्बोचार्ज डीजल जो कि ये इंजन है। ये 1GD FTV इंजन है जो कि पावर के लिहाज से डिसेंट है। ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन शुरू से नहीं, जब ये पाकिस्तान में आई थी तो इसकी हॉर्स पावर 176 170 समथिंग थी, बट जब इसको फेसलिफ्ट किया गया 2021 में, तो इसके इंजन के अंदर रिफाइनमेंट्स की गई। वो रिफाइनमेंट्स ये हैं कि एक तो इसका टर्बोचार्जर थोड़ा सा इंप्रूव किया गया, और इसमें फिर एक बैलेंस शाफ्ट ऐड कर दी गई जिससे इसकी वाइब्रेशन कम हो गई। टर्बोचार्जर की इंप्रूवमेंट्स की वजह से इसकी हॉर्स पावर थोड़ी सी बेहतर हो गई, और इसके अलावा और भी छोटे मोटे रिफाइनमेंट्स है जिससे इसकी पावर भी ज़्यादा हो गई, और जो एक ओवरऑल वाइब्रेशन होती है गाड़ी की वो भी कम हो गई। टॉर्क इसका 500 न्यूटन मीटर है जो कि अगेन एक डिसेंट फिगर्स बॉडी साइज के लिहाज से। इससे बड़ी गाड़ी प्राडो वो 2TR इंजन ऑफर करती है, जबकि वो कंपैरेटिवली इससे बहुत स्लगिश होती है। तो फॉर्च्यूनर के ज़्यादा बिकने की एक मेन वजह ये भी है। पावर के लिहाज से प्राडो 2.7 से ज़्यादा बेहतर है। इवन नई वाली प्राडो जो कि 2025 में आ रही है उसमें भी इंजन 2.7 पेट्रोल है 2TR। मैंने उसका रिव्यू किया हुआ है और आप जाकर मेरे पेज से देख सकते हैं। बाकी ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है। ये ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से भी इंजन काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन पोल्यूशन के लिहाज से थोड़ा सा डर्टी है। जहाँ पे ये गाड़ी स्टार्ट करती है थोड़ी देर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है, और जहाँ पे ये गाड़ी कुछ दिन पार्क होती है वहाँ पे आपको इस तरह के निशान देखने को मिलेंगे। ये फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट 2025 मॉडल का ही निशान है, और डीजल गाड़ी पोल्यूशन के लिहाज से थोड़ी सी बुरी होती है। बाकी एवरेज के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आराम से दे सकती है, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से एक बड़ा ज़बरदस्त फिगर है। वैसे ये एवरेज आपको ग्रैंडी या सिविक से मिलती है। बाकी इसके अलावा बोनट के अंदर इसकी इंसुलेशन दी गई है। बोनट इसका ओपन स्टैंड से होता है, ये भी एक वियर्ड चीज़ है। हालांकि इससे काफ़ी सस्ती गाड़ियाँ MG, जैक T9 वगैरह उन गाड़ियों के बोनट भी हार्डवर्क से ओपन होते हैं। अगर वो यहाँ पे आ जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था। और अगर बात की जाए इसके टायर साइज़ की, और टायर साइज़ जो होता है फॉर्च्यूनर में किसी भी वर्जन में वो है 265, 60 और 18। सब में 18 इंच के रिम है, और सबके ही सब वर्जन के रिम्स की लुक डिफरेंट है। सिग्मा का ये वाला रिम है, लेजेंडर का थोड़ा डिफरेंट है, GR स्पोर्ट का काफ़ी खूबसूरत है। इसकी साइड वॉल्स कंपैरेटिवली उन दोनों के रिम से थोड़ी कम थिक हैं। GR और लेजेंडर के रिम्स की साइड वॉल्स ज़्यादा थिक हैं, तो वो ऑफ रोडिंग में टायर को रिम्स उतरने में काफ़ी हद तक बचाती हैं। बाकी छोटे मोटे उसके और फायदे भी हैं, लेकिन नॉनदलेस साइज़ तीनों में सेम है। टायर तीनों में ही डनलॉप ग्रैंड ट्रैक आता है, और टोयोटा की बाकी भी हर गाड़ी में ही डनलॉप ही आ रहा होता है। अगर आप LC देखें, प्राडो देखें, ये गाड़ी देखें, रेवो वगैरह सब में ही डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है। इवन LX 600 में भी सेम टायर आता है डनलॉप ग्रैंड ट्रैक का।
बाकी इसके अलावा इसमें फ्रंट पे और बैक पे चारों में डिस्क ब्रेक दी गई हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें फिर ड्राइव ट्रेन पार्शल 4x4 है। वैसे ये गाड़ी हर टाइम रेयर व्हील्स पे चलती है, लेकिन अगर आपने इसको 4x4 पे करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।